हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो 11th बायो में अपन ने पिछली वीडियो में कोशिका के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बताया था कि कोशिका क्या होती हैं, कि कोशिका सभी सजीवों की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है, अर्थात एक फंक्शनल इकाई है, क्योंकि कोशिका से ही मिलके सजीवों का शरीर या उनके ढांचा का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिका सभी सजीवों की एक मूलभूत सूक्ष्मतम इकाई है जिससे मिलकर सजीवों का निर्माण होता है। और आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल्स। कोशिकाओं को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो देखो, कोशिकाओं को अपन ने पिछली वीडियो में कल भी बताया था कि उनमें केंद्रक की स्थिति के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में डिवाइड किया गया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, अर्थात कोशिका संगठन और परिवर्धन के आधार पर। दूसरा है कि पर्णहरित या लवक की उपस्थिति के आधार पर। अब नंबर अपन एक देखते हैं आज, पर्णहरित एवं या लवक के आधार पर भाई पर्णहरित या लवक के आधार पर कोशिका को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है पादप कोशिका, प्लांट सेल्स। ठीक है। नंबर दो है जंतु कोशिका, एनिमल सेल्स। तो सजीवों में क्लोरोफिल की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में। कौन कौन से? प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। भाई पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब देखो, पादप कोशिका तो क्या होती है? जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। भाई जिनमें हरित लवक उपस्थित, तो उनको तो क्या बोलेंगे अपन? पादप कोशिका। और जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, जिनमें हरित लवक एब्सेंट होता है या अनुपस्थित होता है, वो क्या कहलाती हैं? जंतु कोशिका। तो मुख्य रूप से हरित लवक के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब देखो प्लांट सेल्स के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्लांट सेल्स क्या होती हैं और इसकी संरचना, अंतर, इसके बारे में अपन थोड़ा सा बताएंगे। तो पादप कोशिकाओं में हरित लवक उपस्थित होता है। हरित लवक की उपस्थिति के कारण प्लांट सेल्स जो होती हैं, पादप कोशिकाएं जो होती हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न कर लेती हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करने के कारण पादप कोशिकाएं या पादप स्वयंपोषी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अपने या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन निर्माण स्वयं कर लेते हैं, इसलिए स्वयंपोषी की श्रेणी में आते हैं। अब देखो, इनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है और कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की। भाई पादप कोशिकाओं में, इसको लिख लो थोड़ा सा अगर लिखवा चाहो तो, पादप कोशिकाओं में
पर्णहरित या हरित लवक उपस्थित होता है, हरित लवक उपस्थित होता है, और इस हरित लवक के कारण, जिसके कारण पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं भोजन या स्वयं पोषण तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ये अपना पोषण या भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं या स्वयं बना लेते हैं, इसलिए ये स्वयं पोषी कहलाते हैं। इसलिए ये स्वयं पोषी कहलाते हैं। इनमें कोशिका झिल्ली सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की। और इनमें एक और बाहर की ओर बाह्य आवरण के रूप में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। इनमें बाह्य आवरण के रूप में कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि पादप कोशिकाओं में तो एक तो क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है, और इस क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए ये स्वयंपोषी कहलाते हैं। इनमें बाहरी आवरण के रूप में दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है वो तो सेल्यूलोज की बनी होती है, और इनमें बाह्य आवरण के रूप में कोशिका भित्ति भी सेल वॉल भी पाई जाती है। अब देखो, जो एनिमल सेल्स होगी, जंतु कोशिका होगी, उसमें कोशिका झिल्ली तो पाई जाएगी, बाकी कोशिका भित्ति एब्सेंट होगी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे वैसे तो अपन इनकी डिटेल से और संरचना के बारे में बताएंगे। अब देखो, अपन देख लेते हैं पादप कोशिका के बारे में कि पादप कोशिकाएं क्या होती हैं। पादप कोशिका। अब देखते हैं जंतु कोशिका के बारे में, एनिमल सेल्स। दूसरा भाग है इसका जंतु कोशिका, एनिमल सेल्स। अब देखो, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इनमें पादप कोशिका है, जंतु कोशिका है, इनमें अंतर के बारे में अपन पीछे छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। 9वीं क्लास में भी, 6ठी क्लास से आ जाता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब इनमें क्या अंतर है, किस तरह की इनकी संरचना होती है, उसके बारे में अपन बताएंगे। तो अब देखो जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका में हरित लवक या पर्णहरित क्लोरोफिल
का अभाव होता है, इसलिए ये विषमपोषी होते हैं। ठीक है, मेन बात है, क्योंकि हरित लवक का जब अभाव है, हरित लवक नहीं पाया जाएगा तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो वो भोजन के लिए किसी न किसी रूप में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से, किसी न किसी रूप में भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। और जो भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी या परपोषी कहलाते हैं। अब जंतु कोशिकाओं में क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसलिए ये विषमपोषी कहलाते हैं और ये अपना पोषण दूसरे जीवों से करते हैं। भाई तो एक ही बात है, अर्थात ये अपना पोषण दूसरों से ग्रहण करते हैं। अब किस प्रकार से ग्रहण करते हैं? जैसे अपन हैं, जीव जंतु हैं। अब जीव जंतु हैं तो वो सारे भोजन के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे सजीवों पर डिपेंड है, चाहे प्लांट्स है, चाहे एनिमल्स हैं, किसी भी रूप में भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। और इनमें कोशिका व्यक्ति का अभाव होता है। इनमें कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है, परंतु इनमें कोशिका व्यक्ति का अभाव होता है। ये अपन ने पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में सामान्य इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया कि कोशिकाओं को पर्णहरित या लवक के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में इन कोशिकाओं को बांटने का आधार क्या है? अपना पर्णहरित या लवक। जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है वो तो प्लांट सेल्स, और जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है वो क्या कहलाई? एनिमल सेल्स। ये तो तय क्लोरोफिल की उपस्थिति के या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार। अब है कोशिका संगठन और परिवर्धन के आधार पर। सेकंड है कोशिका संगठन एवं परिवर्धन के आधार पर। कोशिका के प्रकार। अभी जो अपन ने पढ़ा पिछला वो किसके आधार पर था? हरित लवक के आधार पर। अब देखो कोशिका का संगठन किस प्रकार का होता है? सुसंगठित और असुसंगठित, या उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, तो उसके आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा है। इसको अपन ने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा बता दिया था। सुकेंद्रकी या असुकेंद्रकी, असुकेंद्रकी, या फिर इसको प्रोकैरियोटिक क्या बोला जाता है? असुकेंद्रक या प्रोकैरियोटिक के नाम से भी इसको जाना जाता है। और दूसरा है सुकेंद्रकी या यूकेरियोटिक। दूसरा क्या है? सुकेंद्रकी या यूकेरियोटिक। अब इनको केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर या कोशिका के संगठन के आधार पर
कोशिकाओं को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अल्प विकसित या नगण्य होता है या नाम मात्र का ही होता है, केंद्रक झिल्ली से आवृत नहीं होता है, वो कोशिकाएं कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक। वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक देखो इसमें थोड़ा सा, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नगण्य या अनुपस्थित हो या अल्प विकसित हो, नगण्य या केंद्रक अल्प विकसित हो, वो क्या कहलाती हैं? असुकेंद्रकी या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। वो असीम केंद्रकी, वो असीम केंद्रकी या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। जैसे जीवाणु कोशिका, वायरस कोशिका, नीलहरित सेल्स, ये कुछ कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नगण्य या बहुत ही अल्प विकसित, जिनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में केवल आरएनए या डीएनए ही पाया जाता है, सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है, वो कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक या असुकेंद्रकी या असीम केंद्रकी। ये तीनों नाम एक ही हैं, उसको प्रोकैरियोटिक बोल दो। प्रोकैरियोटिक नाम से थोड़ी ज़्यादा जानी जाएंगी। असीम केंद्रकी या असुकेंद्रकी या प्रोकैरियोटिक, ये एक ही नाम है। इनको इसलिए बोला जाता है कि इनमें केंद्रक नगण्य या अल्प विकसित या सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इसमें जीवाणु सेल्स, वायरस सेल्स और नीलहरित बैक्टीरिया जो हैं ये इसमें पाए जाते हैं। अब है सुकेंद्रकी। सुकेंद्रकी जिनमें केंद्रक सुसंगठित हो, सु प्लस केंद्रक, जिनमें केंद्रक क्या हो, जिनमें केंद्रक सुसंगठित अर्थात विकसित प्रकार का जिनमें केंद्रक पाया जाए, वो क्या कहलाती हैं? सुकेंद्रकी या यूकैरियोटिक या ससीम केंद्रकी कोशिकाएं कहलाती हैं। तो इसको भी देख लो थोड़ा सा। वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक, जिनमें सुसंगठित अर्थात विकसित प्रकार का केंद्रक उपस्थित होता है, वे ससीम केंद्रकी, ससीम केंद्रकी
या सुकेंद्रकी या यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। अब इसमें विकसित प्रकार की जो भी सारी कोशिकाएं हैं वो सुकेंद्र की कोशिकाएं कहलाती हैं। जैसे अपने मनुष्य में पाई जाने वाली कोशिकाएं, जंतुओं में पाई जाने वाली, अन्य प्लांट्स में पाई जाने वाली कोशिकाएं वो क्या कहलाएंगी? इन वायरस, जीवाणु या नीलहरित जीवाणु, इनको छोड़ के बाकी जो कोशिकाएं होती हैं, विकसित प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो कहलाती हैं सुकेंद्र की कोशिकाएं, क्योंकि इनमें सुसंगठित और विकसित प्रकार का केंद्रक जो होता है, जैसे ये केंद्रक है, ये केंद्रक के चारों ओर झिल्लीबद्ध आवरण, केंद्रक का आवरण पाया जाएगा। इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाएंगे। और असुकेंद्र की जो होती है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक का आवरण नहीं पाया जाता। इनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए या डीएनए, इनमें के एक ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो ये तो है कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं का प्रकार अपन है केंद्र की उपस्थिति के आधार पर, कोशिका के संगठन परिवर्तन के आधार पर, हरित लवक की उपस्थिति के आधार पर, ये विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के प्रकार आज अपन ने पढ़े। और अगला उसमें अपन सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।